हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम करेंगे यूथ पब्लिकेशन का। ये आपका जो बुक आई थी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की, और इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं विद डिटेल सोल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, इसका मैंने 3 पार्ट कराया है और आपके जो हाइलाइट्स थे, ठीक है, जो आपके पेपर्स थे उसके हाइलाइट्स मैंने कराए थे 3 पार्ट्स में, और आपने काफ़ी देखा उन्हें। और इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा, तो आप उससे दोबारा से विजिट कीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और आज हम देखेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो आपका चैप्टर वाइज ये स्टार्ट है आपका हिस्ट्री में आपका रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये बुक काफ़ी ऑथेंटिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें पहला पार्ट रहेगा आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित था? तो ये आपके राजस्थान में था। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर था, और ये हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, जिला है एक उसमें हनुमानगढ़ में। और सर्वप्रथम 1951 से 52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959 से 60 में बीवीलाल थापर और बीके थापर, तो दोनों बी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से यज्ञवेदी एवं जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देख सकते हैं प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए? तो आपकी ये नर्मदा नदी थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए आपका 1982 में अरुणा सोनकिया ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी के हथनेरा स्थल से मानव कपाल तथा हड्डियों जो हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था। और हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्रथम मानव जीवाश्म थे। ठीक है, देख सकते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, और पुरा पाषाणिक जो काल है वो आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये हैंड एक्स यानी क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। नव पाषाण काल में जो मेरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये मेरगढ़ आपको पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, और कोल्डियाबा आपका यूपी में पड़ता है, तो यूपी में आपके जो चावल के साक्ष्य मिले कोल्डियाबा मिले। ठीक है, नव पाषाण युगीन स्थल मेरगढ़ बुर्ज में भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरा पाषाणिक संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में विश्वविद्यालय शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए भीमबेटका। ठीक है, देखते हैं इसमें जो आपका शैल चित्रकला स्थल है वो भीमबेटका है, और भारत ये आपका एमपी में पड़ता है रायसेन जिले में। ठीक है, और पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। ठीक है, और इसकी खोज जो की थी वीके वाकरण ने की थी। ठीक है, तो इतना ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए पाटने से। ठीक है, आपका देखिए महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, मोहताखेड़ी राजस्थान के चंदेसल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी की पुष्टि होती है। ठीक है, और ये अंडे जो थे ना, इसकी चित्रकारी 1860 में यूपी के बांदा जिले में मिली थी। और प्राचीनतम जो निर्मित चित्रांकन पाटने हैं वो आपके प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसका केंद्र जो था पाटने भीमबेटका दोनों ही था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण जो पाटने में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नव पाषाणी की संस्कृति के। ठीक है, बिहार के सारण जिले में चिरांद जो आपका है नामक एक छोटी सी बस्ती है, और नव पाषाणी के अवशेष प्राप्त हुए 1962 से 63 में प्रो बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया था। और उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। ठीक है, चावल की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं, और नवपाषाण काल की कृषि कृमि का प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट है, जिस काल में कृषि कृमि का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है? तो देखिए उसकी व्याख्या तो अपना बताया था नवपाषाण का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही सेम है इसका। नेक्स्ट है आपका दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, और ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये आपका देखिए 1982 से 87 में यहाँ पे उत्खनन कराया गया था। और ये ब्लेड, फलक, ब्यूरिन या दक्षिणी आदि बहुत से लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए, और यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण भी मिले। ठीक है, और 41 मानव आवास और कुछ गर्त चूल्हे भी मिले हैं। और इसमें देखिए जो आपके पशु थे जैसे आपका भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, हाथी, गेंडा, सुअर आदि की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, और कुछ मछलियाँ, मछुए जो आपके पक्षी हैं और कछुए आदि की भी हड्डियाँ मिली इसमें।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर डी, ये मेहरगढ़ से। ठीक है, ये मेहरगढ़ देखिए आपका पाकिस्तान जो का वर्तमान में बलूचिस्तान है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बोलन नदी के तट पर है। ठीक है, और ये नवपाषाणी स्थल है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व जो आपका पशुपालन और खेती के, तो खेती में आपका जो चावल के मिले। ठीक है, और यहाँ इस स्थल में क्या होता, गेहूँ, जौ, खजूर की खेती होती थी, भेड़ बकरियाँ और मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा जो के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग, जो कॉपर एज होती है, इसे कैल्कोलिथिक युग भी बोलते हैं। ठीक है, इस काल में क्या होता है, ताम्रपाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके जो पत्थर और तांबे के औजारों का ज़्यादा यूज़ हुआ था। ठीक है, और इसमें देखिए आपका सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त की वो तांबा थी। और भारत में ताम्रपाषाण अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम भाग है, और पश्चिमी महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी भारत है। ठीक है, और सर्वप्रथम ये जो चित्रित मृत भांडों के अवशेष जो थे ताम्रपाषाण कालीन काल में ही मिले थे, और इसी काल में लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीपीय में बड़े बड़े गाँवों में स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना तो थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड कम कर लीजिएगा, क्योंकि इसे 2 पार्ट्स में कराना भी है। अब देखिए नेक्स्ट है, इस समय मोहनजोदाड़ो किस देश में था? ये सैंधव सभ्यता का है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, और सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि किस तट पर है, तो ये याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी जो खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने निर्देशन किया था। ठीक है, और ये विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहरों के होने की मान्यता है इसमें। अगला निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया इसमें, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, तो दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए जो इसके जो आपके सर जॉन मार्शल थे उनके निर्देशन में आपके राय बहादुर दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की। और आपका देखिए ये स्थल जो ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माउंट मोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, देखते हैं इसमें। और राखालदास बनर्जी ने क्या किया था, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की थी 1922 में। ठीक है, और महाराष्ट्र में दैमाबाद हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राक सैंधव्य काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिले? तो ऑप्शन नंबर ए, ये कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा देखिए आपके राजस्थान हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और ये बाएं किनारे पर स्थित है। सैंधव सभ्यता का ये प्रमुख स्थल है। ठीक है, 1952 में अमलान घोष के निर्देशन में इसकी खुदाई की थी। ठीक है, प्राक सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है जुते हुए खेत की प्राप्ति। ठीक है, और ये आड़ी त्रिशी जुताई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो फिर से वही आपका फर्स्ट है कालीबंगन। ठीक है, देख लीजिए उसका। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन जो सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ये हो जाएगा आपका तांबा या कांसा बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये मोहनजोदाड़ो से तांबे का 2 उपकरण प्राप्त हुए थे। अगला देखते हैं, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 30 कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने का जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो ऑप्शन नंबर डी, ये 900 वर्ष। ठीक है, अब ये यहाँ बोलते हैं कि वहाँ वर्षा नहीं होती, और कुछ ये भी मानते हैं कि वहाँ पे बाढ़ और ऐसे बरसात की वजह से सभ्यता खत्म हुई थी। अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ये जो मानते हैं ना वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को गलत साबित किया है, जिससे सूखे के 200 साल में ख़त्म होने जाने की बात कही गई थी IIT खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, 4350 साल पहले बताया था इन्होंने। IIT खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक जो विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया, पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश ना के बराबर नहीं थी। इस कारण सिंधु और उसकी सहायक नदियों जो बारिश के साल भर भरी रहती थी सूख गई थी, और जिससे क्या हुआ कि सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म हो जाने से पूर्व व दक्षिण की ओर और गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए, जहाँ बारिश बेहतर होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, ये पक्की ईंटों से बनी इमारतें। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या था, सुनियोजित तरीके से भवन बनाए जाते थे, और भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे, सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी, और सभ्यता भवन जो थे पक्की ईंटों के बने थे, और सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता था, सूर्य की पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की पूजा, उपासना होती थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरे, मन के मृदभांड, लघु कलाएँ और सौंदर्य का बोध होता था। ठीक है, नेक्स्ट
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए ये नगरीय थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बनावली में। ठीक है, आपका ये हरियाणा पड़ता है। ठीक है, और 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोदाई की गई थी। और ये दुर्ग तथा निचला स्थल अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीर में गिरे हुए। यहाँ से मिट्टी, बर्तन, गोलियाँ, मनके तथा वर्णाग्र, हल्की आकृति और खिलौने आदि मिले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी B.A. स्मिथ नहीं था। ठीक है, बाकी देखिए R.D. बनर्जी थे, M.S. वत्स थे, K.L. दीक्षित थे। ठीक है, और देखिए इसमें आपका जो पुस्तक थी द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये प्रमुख है। इन्होंने जो B.A. स्मिथ थे जो, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, बाकी ये आपके मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा काल के ये उत्खनन से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। ये आपका गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, और ये अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पे क्या था आपके, ये एक बंदरगाह था। ठीक है, और ये आपके देखिए इसकी जो खोज की थी 1954 में S.R. राव ने की थी। और ये देखिए नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह यहाँ मिले, लकड़ी का अन्नागार मिला है, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़ियों की तांबे की मूर्तियाँ और मोहरें मिली। युगल समाधान की प्राप्ति, जिसमें पूर्व में सिर जो था पूर्व में था और पश्चिम में आपका पैर था। ठीक है, और वे कर्मठ लिए लेटे हुए थे। मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी और अन्य पीसने की चक्की, ये सब मिले थे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर था? तो ऑप्शन नंबर बी ये भोगवा मैंने बताया था भी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो ऑप्शन नंबर ए ये था धौलावीरा। ठीक है, ये भी गुजरात में पड़ता है। और ये क्या था, एक सैंधवकालीन नगर था। और इसमें क्या था, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। और ये लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। और गोदीवाड़ा बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण मिले। कालीबंगा जो था आपका हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो चूड़ियाँ हैं, हवन कुंड और जूते हुए खेत के वो मिले हैं। ठीक है, आलमगीर जो है आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में। और ये आपकी यमुना नदी की हिंदन नदी के तट पर है। ठीक है, जो सहायक है यमुना की। और ये हड़प्पा संस्कृति का पूर्व स्थल है। यहाँ के मनके और मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर बी ये लाल रंग का हुआ था। ठीक है, और देखिए ये आपका पाकिस्तान के माउंट मोंगरी ज़िले में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रावी नदी के बाईं तट पर है ये आपका हड़प्पा सब। और इसमें हड़प्पा के द्वासांश वेशों के विषय में 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। 1921 में दयाराम सानी ने और जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन किया था। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये देखिए आपका ये जो तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण का आधारित है। 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु ये सभ्यता उत्कृष्ट काल में 2525 से 1900 तक चली थी, यानी 650 वर्ष तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो ऑप्शन नंबर सी ये मेसोपोटामिया था। ठीक है, और ये दसला फरात की नदियों पर विकसित हुई थी। ठीक है, ये देखिए आपका सिंधु जो सभ्यता है मुख्य रूप से शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और इसका जो था कृषि उत्पादन, वाणिज्य उत्पादन से जुड़ा था इसका। और हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया से सुमेर के साथ व्यापार होता था। ठीक है, वाणिज्य संबंध था इसका। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग थे, तो ये क्या थे आपके ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, ये क्या करते थे, गेहूं, जौ, चना, तिल, सरसों ये भी खाते थे और सूअर, बकरी, मांस भी खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति के संबंधित एक स्थल है जो कहाँ पे है? तो आपका सिंध में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, सिंध प्रांत में। और ये आपके सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने कराया था। और यहाँ पे क्या था, आपके मनके मिले, कारखाने, कांस गाड़ी, बकराकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। देखिए वेदों से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ये ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है माना जाता है। इसकी रचना जो है आपके 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। और ऋग्वेद का 10वें मंडल में विभाजित है, 10 मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, रचनाकार विश्वामित्र है। अगला है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें से देखिए आपका कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन की आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला है, प्राचीनतम वेद का कौन सा
प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए ऋग्वेद है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए इसमें आपके ये काफ़ी पूछा जाता था। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं यानी मंत्र हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य के लिए समर्पित है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, देखिए ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, और ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होत कहते हैं। ठीक है, होता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिए गए? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए सी वाला, ऋग्वेद से लिए गए। ठीक है, अभी बताया मैंने। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित या ऋत्विज का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 7 तरीके के। देखिए इसमें अधर्वु, पोता, ब्राह्मा, अग्निद, पोता, नेप्टा, नेंटा या प्रशास्त। ठीक है, नेक्स्ट वेद कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता है 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद में पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान करके वेद मंत्रों या देवी देवताओं को संस्तुति करते हैं। सामवेद उद्गाता साम का गायन करते हैं। और ऋग्वेद में अथर्वयु या याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन है। अथर्ववेद बंध, जादू टोना, मरण से संबंधित है। और ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 3 वेद आपके संयुक्त रूप से त्रयी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है त्रयी का आपका अभिप्राय है 3 वेद से है। ठीक है, जो आपके आगे की 3 है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी सप्त सैंधव में संविष्ट नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, साबरमती नहीं थी। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। तो देखिए प्राचीन काल में क्या था, ये आपका ऋग्वेद काल के सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं थी और इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई। और ऋग्वेद काल की नदियाँ देखिए सिंधु थी, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास, सरस्वती। प्रसिद्ध 10 राग युद्ध जो था वो परशुणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो कहाँ था? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी परशुणी यानी रावी नदी बोलते हैं। तो ये वैदिक नाम है, याद रखिएगा इनके। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सोम इस पेपर नामांकित देवता पर। ठीक है, देखिए आपका इस मंडल में सोम देवता होते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद जो प्रथम वेद है आपका या प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र हैं। 9वां मंडल सोम को समझते हैं। 8वां जो मंडल है और सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट है भोजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं को वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए एशिया माइनर में भोजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए। अगला है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्रों के समय में। ठीक है, देखिए इसमें आपका धर्मशास्त्र सूत्र में 4 वर्णों का देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक और रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वसति। ठीक है, निर्वसित और अनिर्वसित बस्ती। इसमें से पहले जो थे शूद्र ही अब अस्पृश्य माने गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित एक वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी ये यजुर्वेद है। ठीक है, ये आपके देखिए यजुर्वेद है, एक कर्मकांड वेद है। इसमें विविध यज्ञों के संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। ये गद्य पद दोनों में है। ठीक है, और 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र है। पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। ठीक है, अथर्वयु। नेक्स्ट है 40 नंबर, इनमें से कौन सा वैदिक देवता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी नहीं, कार्तिकेय नहीं, बाकी इंद्र, वरुण और रुद्र सभी हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपके इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि सभी हैं। ठीक है, और जबकि पुराण में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया। अगला है महापुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 है। ठीक है, तो देखिए 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं के केंद्र मानकर पाप, पुण्य और धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म की गाथाएं की गई। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किए गए। इसमें हिंदू देवी देवताओं का पौराणिक मिथक का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। प्रथम देखिए बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। तो इसमें देखिएगा आपका जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ। ठीक है, देखिए इसमें आपके जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, 23 में। और महावीर जैन जो थे वो 24 में थे, सबसे लास्ट थे। ऋषभदेव प्रथम थे। अरिष्टनेमी आपके 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए ये आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। इसमें 3 भागों में बांटा गया, जैसे त्रिपिटक बोलते हैं, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक।
और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत नियमों को दर्शाता है। ठीक है, देख सकते हैं। अगला है आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, तो ये बहुत ही पूछा था, ऑप्शन बी सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और इसमें देखिए आपका प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पड़ता है। ठीक है, और इसका जो प्राचीनतम ऋषिपत्तनम मृगदाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो ऑप्शन बी ये सारनाथ में। ठीक है, ये उपदेश दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को हुई थी, ऑप्शन बी। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था 563 में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, और 7वें दिन ही माता का देवासन हुआ था। ठीक है, देहावसान हुआ था। अतः इन्होंने इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहत्याग किया, और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या, साधना और जीवन वहाँ कहाँ व्यतीत किया, तो ऑप्शन ये बताया था अभी। ठीक है, डी वाला हो जाएगा गया में। ठीक है, और इसका व्याख्या की गई। अगला देखते हैं बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसीलिए। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था, तो देखिए ऑप्शन डी मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रथम जो थी आपके राजगृह 483 में महाकश्यप अजातशत्रु के काल में। द्वितीय थी आपकी वैशाली में 383 में सभाकामी कलाशोक इसके काल में होती। तृतीय आपकी पाटलिपुत्र 251 में मोगलीपुत्र तस्सु और अशोक के काल में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी प्रथम शताब्दी में वसुमित्र और कनिष्क के काल में हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। टेबल अच्छे से याद कर लीजिए वाली। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ जीती थी, तो आपकी राजगृह में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के काल में। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कराई थी, तो ये आपका कनिष्क था। ठीक है, प्रथम शताब्दी थी। नेक्स्ट चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई, जैसे ये कनिष्क है, ऑप्शन सी। अगला है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए राजगृह वैशाली में। ठीक है, राजगृह में, और ये अजातशत्रु इसके शासक थे। अगला देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति जो थी आपकी कहाँ पे हुई थी, तो ऑप्शन डी ये आपकी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, देखते हैं पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया था, तो ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था आयोजन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी कनिष्क ने। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। देखिए कितना पूछा जाता है ये। ठीक है, 483 में तो इनकी जन्म हुई थी कुशीनगर। ठीक है, और मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के थे, और इसे आपको जो मृत्यु हुई थी उन्हें महापरिनिर्वाण बोलते हैं, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, और आप पहला जो उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये 563 में इनका लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन डी वैशेषिक। ठीक है, और ये आपके देखिए इस जगत के संरचना से जुड़ा इस सिद्धांत का प्रतिपादक कनाड ऋषि थे, उन्होंने किया था वैशेषिक धर्म का सिद्धांत का। नेक्स्ट है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था आदि सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी ये जैन रत्न। ठीक है, देखिए इसमें से तीन रत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया। ठीक है, सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान, और सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। तीनों जो आपके त्रिरत्न आपके बुद्ध धम्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म से भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोनों में हो सकते हैं त्रिरत्न। पाटलिपुत्र में बनाई गई प्रथम बौद्ध जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, आपके ऑप्शन में सी स्थूलभद्र। इनके दो ही हुए थे जैन धर्म के। ठीक है, तो इसका जो आयोजन था पाटलिपुत्र में हुआ था, और जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला है महात्मा बुद्ध की माता का नाम था, ऑप्शन नंबर ए महामाया। ठीक है, और प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। ठीक है, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम शुद्धोदन था, कपिलवस्तु के शाक के गणराज के प्रधान थे। ठीक है, और बचपन का इनका क्या था, सिद्धार्थ था। और बौद्ध संघ की प्रथम महिला जो थी की प्रजापति गौतमी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी, गणिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी में। ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है। अगला भरूच था अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, ऑप्शन नंबर सी ये आपके बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महानिष्क्रमण या गृह त्याग के बाद अपने
सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन नंबर सी थे अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र। ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला अनुयायी क्यों थी? तो उनकी मौसी थी, ठीक है, गौतमी, प्रजापति गौतमी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ का कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये पावापुरी में। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए महावीर का, देखिए अब इनका जन्म हुआ था 599 ईसापुर में, या 540 भी बोलते थे। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम था ज्ञात्रक, क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, जो सिद्धार्थ थे। और वज्जी संघ का प्रमुख संघ था। 527 ईसापुर में या 468 ईसापुर के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इनका शरीर त्याग दिया उन्होंने। ठीक है। और महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जाम्बरिक ग्राम में हुई थी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किया था। ऑप्शन बी, ये जाम्बरिक ग्राम था। नेक्स्ट है महावीर का जन्म स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी, ये कुंडग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगी बौद्ध धर्म की। तो देखिए सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक। और इसमें क्या था, मैंने बताया था विनय पिटक में आपका, सुत पिटक में जो आपका बौद्ध धर्म के आदेश और संग्रह थे। ठीक है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जो जीवन संबंधी आचार विचार है। ठीक है। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया। अगला त्रिपिटक किस भाषा में लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, पाली भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? तो ये बहुत पूछा था, स्टार लगा हुआ देखे। ये क्या है, बोधि वृक्ष जो है आपका बिहार राज्य में। ठीक है। जिले जो आपका गया जिला है उसमें। और महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। और तत्वों के विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है। कुछ यहाँ पे बोलते हैं चौथा है, कुछ बोलते हैं इसमें पंचम है। ठीक है। तो इसमें अभी विवाद है। नेक्स्ट है बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनके ये दिए गए थे। ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैच करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो देखिए इसमें डिटेल देख लेते हैं। ये आपके महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में होता। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में। और इन्होंने सांसारिक जो समस्याओं को व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण करते हैं। ठीक है। गृह त्याग के बाद क्या किया था उन्होंने? वैशाली के निकट नज़दीक आला ग्राम के आश्रम में गए थे और वहाँ से उर्वेला या बौद्ध गया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रम देखिए। लुम्बिनी, जन्म लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान इन्होंने बौद्ध गया में प्राप्त किया। प्रथम वचन जो था आपका प्रवचन सारनाथ में, मृग दाव या ऋषिपत्तनम में, अमृत इनकी कुछ नहीं करनी थी। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ऑप्शन डी देखिए, गुप्त का था। ठीक है। भागवत वर्ष जो धर्म था या वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष जो था 4वीं 7वीं 5वीं पीढ़ी में गुप्त के शासनकाल में होता। और वैष्णव धर्म का गुप्त शासकों ने राज धर्म बनाया। देवगढ़ या ललितपुर और भितरगांव कानपुर, तिगवा या जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की और तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुण, ठीक है, गरुण की आकृति बनवाई। और गुप्त वंश में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत में, चीन और पूर्वी एशिया, हिंद, चाइना, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया तक हुआ था। गुप्त के पूर्व हिंदू जो यवक शासक एंटियाल किट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की और स्वयं परम भागवत घोषित किया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी मक्खली गोशाल। ठीक है। देखिए इन्होंने अनुयायी थे, ये आजीविक संप्रदाय के थे और इसका जो लोग कर्म सिद्धांत मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे। मक्खली गोशाल महावीर के साथी थे और नियतिवादी और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। ठीक है। ये संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय एवं आजीविकों का उल्लेख पतंजलि ने किया था। मौर्य काल जो था शासक अशोक दशरथ ने बराबर में नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाएं बनाई थी आजीविकों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो ऑप्शन सी 14 पूर्व। तो देखिए ये आपका इसके संस्थापक आपके महावीर स्वामी है। ठीक है। और महावीर ने शिष्यों के 14 पूर्व में संकलन किया है। ठीक है। सिद्धांत जो थे उनके 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है।
12 अंग उपांग भी जैन धर्म की संबंधित है। जैन धर्म जो ग्रंथ है कल्पसूत्र और भद्रवाहन लिखा है, ठीक है। और जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम जो थे आपके ऋषभ थे। जैन धर्म ने 5 अणुव्रत जो सिद्धांत है आजीवाणुव्रत को अणुव्रत नहीं माना गया, ठीक है। नेक्स्ट है जैन जो था कल्पसूत्र को किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए भद्रवाहन लिखा था। अगला है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव थे। अगला है जैन धर्म के अणुव्रतों में जिनमें से कौन सा सही नहीं है, तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन सी आजीवाणु व्रत, अभी बताया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आत्मदान दमन, ठीक है। तो जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानता है, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञीय कर्मकांडों जाति प्रथा छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इसमें से कुछ असमानताएं भी हैं, जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे और जैन धर्म इस पर अधिक बल देता है। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्याग करने के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर है। बौद्ध धर्म आत्मा अनात्मवादी है और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है और मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, ठीक है। इस जैन धर्म की जो परिवार की नग्न मूर्ति भी पूजा करते थे। अगला देखिए 16 महाजनपद दिए इसमें। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसने समय हुआ था, ऑप्शन डी अजातशत्रु के समय में, ठीक है। 492 में अजातशत्रु मगध बैठा था। उसने अंग लिच्छवी वज्जी कौशल काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य बनाया था। अजातशत्रु ने विजय विस्तार की नीति का पालन किया था। अगला है मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ये जीवक था, ठीक है। तो जीवक चिकित्सक बिम्बिसार के दरबार में रहता था। हरेक वंश के शासक बिम्बिसार ने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिम्बिसार हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो ऑप्शन डी देखिए मगध की राजधानी थी, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिम्बिसार ऑप्शन नंबर बी देखिए ये मगध पर राज करता था, ठीक है। नेक्स्ट है किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए, तो ऑप्शन डी ये अजातशत्रु, ठीक है। ये शासक था जब आज पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता माँ कश्यप ने की थी। अगला किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो देखिए आपका ये अजातशत्रु था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। सॉरी इसमें देखिए आपका जो पाटलिपुत्र की स्थापना थी वो आपकी उदयन ने की थी, ठीक है। अशोक ने तो प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ये महान शासक था उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व में गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना कराई थी और उसे राजधानी बनाया था। अगला है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, ऑप्शन सी उदयन ने, ठीक है। नेक्स्ट है अवंती राज्य की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ठीक है। पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था 2 भाग में। देखिए उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महाश्मती थी। उज्जैनी की प्रथम पहचान जो थी मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती और यहाँ प्रमुख जो शासक था चंद्रप्रगोत था। नेक्स्ट चंद्रप्रगोत कहाँ का राजा था, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए अवंती का, ठीक है। नेक्स्ट 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र है था इसका, तो ऑप्शन नंबर सी मल्ल था, ठीक है। और 16 महाजनपदों में मल्ल सबसे ये पहला क्या बोलते हैं महाजनपद था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपद देखिए काशी कौशल अंग चेदी वत्स कुरु पांचाल मत्स्य सुरसेन अश्मक अवंती गांधार कंबोज वज्जी मल्ल और मगध थे। मल्ल राजवंश का गणतंत्र राज था और इसके अंतर्गत कुशीनारा और पावा मल्ल के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट मगध की राजधानी जो थी राजधानी जो आपकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो ऑप्शन सी थी राजगृह जो आपकी गिरिव्रज थी। षोडश यानी कि 16 आपके महाजनपद थे। मगध सबसे शक्तिशाली था और इसकी स्थापना हरेक वंश के बिम्बिसार ने की थी, ठीक है। और इसकी राजधानी बनाई थी, राजगृह को अपनी राजधानी में थे। नेक्स्ट है प्राचीन मगध जो आपका था जो इसकी राजधानी कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए अभी बताई थी राजगृह थी, ठीक है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के वंश का नाम देखिए ऑप्शन बी हरेक वंश था, ठीक है। और इसका संस्थापक जो था बिम्बिसार था। फिर इसका अजातशत्रु इसका पुत्र हुआ था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और पहला पितृहंता राजा कहलाता है, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था, तो ऑप्शन डी लिच्छवियों द्वारा, ठीक है। और ये आपको देखिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वंश संघ में सर्वप्रथम थे, ठीक है।
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैशाली में थे। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है आपकी। तो ये आगुंतर निकाय है और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, और जैन धर्म का जो है आपका भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो दोनों याद रखिए, भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय। और इसमें देखिए 16 महाजनपदों में अस्मक या अशक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन या पोतली है, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है। इस महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन बी 6वीं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम महाजनपद जो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था 6वीं शताब्दी में हुआ था। और वास्तविक संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, 544 से 492 ईसा पूर्व, हरेक के संबद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? ऑप्शन नंबर बी ये नंदवंश है। ठीक है, नंदवंश का प्राचीनतम राजवंश है और ये 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में चला था। 344 में नंद की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। महापुराणों में महापद्मनंद जो शुद्राग ब्रोदभव कहा जाता है। ठीक है, महाबोधि वंश इसे उग्रसेन कहा जाता है। अगला है अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए चंपा थी। ठीक है, और ये आपका देखिए राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे अपने मगध में लाया था और इसका जो पुत्र था अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया था। वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले जो है आपके अंग जिले में आते हैं। तो पूछ सकता है कि बिहार में 3 आपके ये जो आपके महाजनपद है 3 है। ठीक है, वत्स का राज्य किस स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, देखिए वर्तमान जो आपका वत्स जो इलाहाबाद आपका प्रयागराज हो गया। ठीक है, राजधानी कौशाम्बी थी। मध्यकाल में यहाँ पौरव वंश का शासक था। इसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजधानी राजकुमारी वास दत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। ठीक है, कौशाम्बी में उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला गांगेय मैदान। ठीक है, प्राचीन भारत में द्वितीय जो नगरीकरण था गांगेय मैदान उत्तरी काली पॉलिश के मृदवान वाला क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों में आविर्भाव के साथ प्रारंभ हुआ था। मगध साम्राज्य की स्थापना अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, और सुन्नत खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा जलोढ़ मिट्टी की सबसे पहले फैली हुई थी, जिससे न केवल उत्पादकों बल्कि शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार क्षेत्र में जुड़े लोगों को भरण पोषण होता था। नेक्स्ट है, इससे आगे का जो पार्ट है वो आपका सेकंड पार्ट अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।